हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने यहाँ पे अपनी बुक की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है विद्यालय मनोविज्ञान की, तो उसी के अंतर्गत हम आज यही टॉपिक पढ़ेंगे, मानव विकास का परिचय। मतलब हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हम यहाँ पे टोटल हम इस वाले वीडियो में हम 2 सिद्धांतों के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इस टाइप से इस वीडियो में हम आज कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो ये देखिए, एक हम करेंगे जीवन दायरा सिद्धांत, जो कि कोर्ट लेविन ने दिया है। इसके अलावा जो दूसरा सिद्धांत है वो हमारा रहेगा दुर्गानंद सिन्हा का पारिस्थितिक प्रतिमान। ये 2 हम करेंगे आज इस वाली वीडियो में। तो यही हमारे टॉपिक रहेंगे आज के। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि हमारी है मानव विकास का परिचय नाम से। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होती है, क्या कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो यही सब हम अपनी वीडियो में आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मानव विकास के बारे में। जो मानव विकास होता है वो विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक की मनुष्य के विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो एक ऐसी साइंस है या वो एक ऐसा एरिया है जो कंसीव से लेके डेथ तक, पूरी लाइफ के प्रोसेस को, वो कि क्या प्रोसेस रही, वो हर चीज़ को अच्छे से वो दिखाता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। विज्ञान की जो ये वाला विज्ञान है, इस वाले विज्ञान की ब्रांच की जो स्थापना है वो उन वैज्ञानिकों ने की थी जो अपनी अर्थात मानव प्रजाति का अध्ययन कर रहे थे। जो ये विज्ञान बनाया कि जो मानव विकास का जो स्टडी करता है, अच्छे से जो उसको एनालाइज करता है, तो इस वाले विज्ञान के, इस वाले साइंस की जो ब्रांच है ये किसने बनाई थी? तो ऐसे साइंटिस्ट ने बनाई थी जो कि ह्यूमन स्पीसीज के ऊपर जो अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने ही विज्ञान की इस वाली शाखा की स्थापना की थी। तो ये देखिए कैसे मानव विकास हुआ, कैसे पहले जो इंसान था वो एक बंदर का ही रूप था, और कैसे कैसे देखो आज कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम रोबोट्स को भी बना पा रहे हैं। तो ये सब हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट ही तो है। इसके अलावा देखिए, यहाँ भी हम एग्जाम्पल की बात करें कि जीन पियाजे जो थे, उन्होंने अपने स्वयं के 3 बच्चों के विकास क्रम का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने खुद के बच्चों पे ही उन्होंने स्टडी की थी, और उसके बाद ही उन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताया था। उन्होंने खुद एनालाइज किया, अपने ही बच्चों पर उन्होंने अध्ययन किया था। देन उसके बाद ही उन्होंने कोग्निटिव जो थ्योरी थी अपनी, वो हमको दी थी। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक हमारा है विकासात्मक मनोविज्ञान में समस्याएं। क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे आनुवांशिकता और पर्यावरण की समस्या। जैसे आप सबको पता है कि मनुष्य का जो नेचर होता है या जो उसका कैरेक्टर होता है, उस पे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हेरिडिटरी इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर में भी हो सकते हैं, हमारी मेंटल जो हमारी कैपेसिटी होती है उस पर भी हो सकते हैं। तो ये सारी बातें भी हमारे कैरेक्टर को या फिर हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती हैं, यदि हम एक तरीके से कहें तो। और सेम बात हमारे एनवायरनमेंट में भी होती है कि जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे मनोविज्ञान में या फिर हमारे विकास में हमको यहाँ पे डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सतत व असतत विकास। एक तो विकास लगातार होता है और एक थोड़ा सा रुक रुक के होता है। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है हमारे विकास को लेके। जो सतत विकास क्रम के जो समर्थक हैं वो क्या दावा करते हैं कि जो जीवन की विकास की जो प्रोसेस है वो क्रमिक है, वो स्टेप बाय स्टेप होती है। बट जो असतत विकास वाले होते हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं, बल्कि वो ये कहते हैं कि जो विकास होता है वो एक सीढ़ी से होता हुआ दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा जाता है। कि वो जल्दी जल्दी उसमें परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि उसमें धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पे ये बात है सतत व असतत विकास की। थर्ड है यहाँ पे स्थिरता व परिवर्तन। एक तो कहेंगे कि विकास, जैसे कोई कहता है कि हाँ 20 साल का बच्चा हो गया तो विकास रुक जाएगा यहाँ पे आके। कोई कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, चेंज होते रहते हैं। जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तो विकास तो होता ही रहता है।
तो मतलब ये चीज़ है, कोई कहेगा कि हम मतलब जो स्थिरता आ गई है, कोई कहेगा नहीं चेंज होते रहेंगे लाइफ टाइम तक। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती हैं विकासात्मक मनोविज्ञान में, जो हमने किया अभी 3, अनुवांशिकता और पर्यावरण की समस्या, सतत व असतत विकास, स्थिरता और परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीवन पर्यंत विकास, मतलब डेवलपमेंट फॉर लाइफ। यदि हम जीवन पर्यंत विकास की बात करें तो इसमें ऐसे मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो विकास होता है वो स्थिरता के साथ लगातार होता रहता है। विकास की जो ये प्रक्रिया होती है वो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के रूप में जीवन भर चलती रहती है। मतलब ये बात कहते हैं मनोवैज्ञानिक, जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो यही हमारी डेवलपमेंट फॉर लाइफ। तो हम बात करें जीवन पर्यंत विकास के सिद्धांत की, तो पॉल बी बैलेट्स थे, जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे ये। इन्होंने आयु बढ़ने की प्रक्रिया और जीवन पर्यंत के सिद्धांतों का वर्णन किया है। मतलब इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे जो विकास होता है वो उसकी जो प्रोसेस होती है उसमें चेंज आते हैं। और उन्होंने यहाँ पे जीवन पर्यंत की यहाँ पे कुछ थ्योरीज दी हैं जो कि इस प्रकार है। देखिए, फर्स्ट उन्होंने क्या बताया कि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है या फिर एक क्रिया है। मतलब ये पूरे जीवन भर चलती रहती है। जो विकास होता है वो ये हमारे पूरे जीवन भर चलता रहता है। सेकंड है विकास बहुआयामी होता है। मतलब कि विकास होता है उसके बहुत सारे आयाम होते हैं या बहुत सारे उसके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि विकास जैविक विकास भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, भावनात्मक, सामाजिक, मतलब हर टाइप से, हर आयाम से, हर क्षेत्र में विकास होता है। नेक्स्ट है विकास बहुदिशात्मक होता है। मतलब विकास की एक कोई दिशा नहीं होती इसकी, ये बहुदिशीय होता है, अलग अलग दिशा में होता है विकास। नेक्स्ट है विकास लचीला होता है। आपको पता है कि विकास कभी थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक उम्र होती है उसके साथ विकास होता चला जाता है, बट विकास वो वृद्धि होती है कि एक उम्र के बाद वृद्धि रुक जाती है, बट विकास तो जीवन भर तक चलता ही रहता है। नेक्स्ट है विकास बहुविषयी होता है। मतलब कि ये सिर्फ एक टॉपिक पे ये बात नहीं करता है, बल्कि ये बहुत सारे टॉपिकों पे बात करता है जो विकास होता है। जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे समाजशास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में, मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, मतलब मनोविज्ञान में, इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा कि विकास के बारे में जानकारी दी जाती है इन सभी के अंतर्गत। मतलब ये सिर्फ एक टॉपिक पे बात नहीं करता है, बल्कि ये बहुत सारे टॉपिक्स पे ये बात करता है विकास। नेक्स्ट है विकास प्रासंगिक होता है। मतलब जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आप सबको पता है। तो ये जो विकास होता है वो बहुत सारे संदर्भों से जुड़ा होता है। ये नहीं है कि ये सिर्फ एक के बारे में बात करेगा, बट ये रिलेटेड होता है बहुत सारे फैक्टर से, जिसके थ्रू हमारा विकास डे बाय डे होता चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे है व्यक्तिगत भिन्नताएं। मतलब क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो मतलब व्यक्तिगत जो भिन्नताएं होती हैं तो उनके ऊपर कुछ इफेक्ट होता है, किसका, अनुवांशिकता का और पर्यावरण का। मतलब उनकी क्या दोनों की क्या भूमिका रहती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। तो ये चीज़ हम करेंगे। देखिए, मानव का विकास एक जटिल प्रक्रिया, आप सबको पता है, जिसमें अनुवांशिक घटकों तथा पर्यावरणीय घटकों का योगदान कुछ इस प्रकार होता है कि कोई दो व्यक्ति एक से नहीं होते हैं। आपने देखा होगा दुनिया में कितने करोड़ और अरबों खरबों इंसान हैं, बट कोई भी आपस में सेम नहीं होता है, सब में डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो उसके पीछे अनुवांशिक घटक भी जिम्मेदार हैं और पर्यावरणीय घटक भी वहाँ पे जिम्मेदार है। मनुष्य की प्रकृति और उसका पालन पोषण दोनों की मनुष्य के विकास में भूमिका होती है। मतलब कि जो नेचर है वो भी और जो नर्चर है वो भी, दोनों का ही योगदान होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के पीछे। प्रकृति अनुवांशिक होती है। मतलब जो नेचर होता है वो हेरिडिटरी होता है, बट जो नर्चर होता है, जो पालन पोषण होता है, वो एनवायरमेंटल इफेक्टेड होता है। मतलब वो एनवायरमेंट से वो उसके ऊपर ये बेस रहता है, उसके ऊपर ये आधारित रहता है।
इन दोनों के सहयोग से हर मनुष्य का अलग अलग विकास होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखता है। मतलब रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि अनुवांशिक और पर्यावरण इन दोनों की वजह से ही मतलब सबका जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है, और रीज़न यही है। इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए हमको व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो हमको इसलिए देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपको बताया भी है अनुवांशिकता की भूमिका और पर्यावरणीय कारकों की भूमिका। तो ये वही कि यहाँ पे जो हेरिडिटरी इफेक्ट होता है उसकी वजह से मतलब जो विकास होता है वो प्रभावित होता है, और इसी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सेम ऐसा ही पर्यावरणीय कारकों में भी मैंने आपको बताया था। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट है हमारा जीवन दायरा सिद्धांत। ये वाला सिद्धांत है, इसका और भी नाम है क्षेत्रीय सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत, और यदि हम इंग्लिश टर्म की बात करें तो वो है फील्ड थ्योरी। ये दी है कोर्ट लेविन ने। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम व्यक्ति व वातावरण की अंतरक्रिया का प्रतिफल है। मतलब जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, कि जब व्यक्ति और वातावरण मतलब जब ह्यूमन और एनवायरनमेंट जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जब क्रिया करते हैं, तो एज ए रिजल्ट हमको लर्निंग मिलती है। मतलब हमको अधिगम आ जाता है यदि हम अंतरक्रिया करेंगे वातावरण के साथ। और इसी बात को इन्होंने देखिए ऐसे समझाया है, L = F × P × E। ये देखिए L यहाँ पे L का मतलब क्या है? लर्निंग, मतलब कि अधिगम। मतलब अधिगम हमको कब प्राप्त होगा? जब हम F से मतलब है यहाँ पे फील्ड मतलब यहाँ पे क्षेत्र, P से मतलब है यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सन मतलब मनोवैज्ञानिक प्राणी, जिसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देन जो E है, E देखिए यहाँ पे आप क्या मतलब है? यहाँ पे साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट मनोवैज्ञानिक वातावरण। मतलब जब वातावरण और प्राणी दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे एक क्षेत्र में तो हमको लर्निंग आ जाएगी। यहाँ पे ये फॉर्मूला है L × F × P × E। तो यहाँ पे ये देखिए वही कि हमको लर्निंग कब आएगी? तो जो प्राणी है वो एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, अंतरक्रिया करेगा एक क्षेत्र में, तो हमको लर्निंग आ जाएगी। ये फॉर्मूला है, तो थोड़ा ध्यान रखना इसको। ये है कोर्ट लेविन जिन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इसके अलावा कोर्ट लेविन ने 3 संप्रदाय 3 विचार उन्होंने और दिए हैं अपने इसी वाले सिद्धांत में। तो ये फर्स्ट है क्षेत्र या जीवन दायरा, मतलब कि जो फील्ड है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यह व्यक्ति या वातावरण की अंतरक्रिया का प्रतिफल है। जो ये क्षेत्र या दायरा है, ये जब व्यक्ति एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट में यहाँ पे क्षेत्र या फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे फील्ड थ्योरी है, कैसे मतलब बाउंड्रीज होते हैं लाइफ स्पैन की। ये साइकोलॉजिकल यहाँ पे एनवायरनमेंट बनाया गया, ये पर्सन है यहाँ पे उसका गोल है, तो उसको यहाँ तक उसको पहुँचना है बैरियर्स को तोड़ते हुए, इनको पार करते हुए। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन होता है वो अपनी सूझबूझ से इन ऑब्स्टेकल्स को पार करता है और अपने गोल तक पहुँचता है। यही इसी वजह से इस वाले सिद्धांत को सूझबूझ का सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो है सदिश व कर्षण। तो ये दोनों जो टर्म हैं वो भौतिक शास्त्र व मैकेनिक्स से लिए गई हैं। तो देखिए पहले ये सदिश क्या होता है? व्यक्ति की वह शक्ति होती है जो उसे लक्ष्य के पास या दूर ले जाती है। मतलब कि अब अपने लक्ष्य के पास जाओगे या उससे दूर जाओगे तो डिपेंड करती है ये वाली सदिश। जो ये यहाँ पे ये शक्ति यूज की गई है सदिश, तो ये हमको हमारे लक्ष्य के पास या उससे दूर लेके जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है कर्षण, मतलब कि वातावरण में उपस्थित वह लक्ष्य जो व्यक्ति को आकर्षित मतलब कि अट्रैक्ट और उसको रिपेल प्रतिकर्षित करता है। मतलब जो कर्षण होता है वही बताएगा कि जो व्यक्ति है क्या वो अपने लक्ष्य तक वो उसको पाने के लिए वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है या उसको रिपेल कर रहा है, तो डिपेंड करेगा कर्षण के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पे तल रूप। जो ये तल रूप वर्ड है ये गणित से लिया गया है, मैथ से लिया गया। इट मीन्स इसका प्रयोग आकृतियों के संदर्भ में किया जाता है। मतलब जब हम इमेज की बात करते हैं, जब हम फिगर्स की बात करते हैं मैथ्स में, तो उसी के यहाँ पे संदर्भ में यहाँ पे लिया गया है ये तल रूप वर्ड। व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवरोधकों से गुजरता है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मतलब ये उसका यहाँ पे गोल है, तो यहाँ पे ये बैरियर्स आ गए हैं, मतलब यहाँ पे अवरोधक आ गए हैं।
तथा अपनी शक्ल के भिन्न भिन्न आकृतियां बनाता है। मतलब कि बहुत सारी वो आकृतियां बनाता है, लेकिन उसका मूल स्वरूप वही रहता है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल से रबड़ बैंड होता है, आप उसको कितना भी खींच लीजिए, पर एटलीस्ट जब आप उसको छोड़ोगे उसकी मूल रूप में, तो वो अपने दोबारा से अपने वो जो एक्चुअल उसका रूप था वो उसी में आ जाता है। सेम ऐसे प्लास्टिक का जैसे बैंड जो रबड़ होती है या प्लास्टिक होता है, जैसे आप उसको खींचते हो तो वो सेम अपने पोजीशन में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, इस सिद्धांत में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सूझबूझ का प्रयोग करता है। मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो अपने गोल तक पहुंचने के लिए बाधाएं बीच में आ रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए जो इंसान होता है, जो व्यक्ति होता है, वो सूझबूझ का प्रयोग करता है। और इसी वजह से इस वाले सिद्धांत को लक्ष्य सूझ सिद्धांत भी कहा जाता है, या फिर सूझबूझ का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये हमने किया यहाँ पे फील्ड थ्योरी हमने की है अभी। कोटलेविन ने दिए थे जीवन दायरा सिद्धांत या क्षेत्रीय सिद्धांत या फिर तलरूप सिद्धांत, कोटलेविन ने दिया था। ये देखिए मैंने आपको ये करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी कर रहे हैं अपना दुर्गानंद सिन्हा का पारिस्थितिक प्रतिमान, मतलब कि इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ दुर्गानंद सिन्हा। ये जो मॉडल था उन्होंने 1977 में दिया था। जो ये मॉडल है ये भारतीय संदर्भ में बच्चे के विकास की व्याख्या करता है। मतलब ये बच्चे के यहाँ पे डेवलपमेंट की यहाँ पे व्याख्या करता है, हम सब के लिए बच्चे के विकास के बारे में हमको बताता है। ये है दुर्गानंद सिन्हा, जो कि एक मनोवैज्ञानिक व प्रोफेसर थे। उन्होंने पर्यावरणीय प्रभावों को दो परतों के रूप में दिखाया है। मतलब वो कहते हैं कि जो एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, उन्हीं फैक्टर्स को इन्होंने दो परतों में, मतलब दो लेयर्स में इन्होंने बताया है। तो फर्स्ट है ऊपरी तथा अधिक स्पष्ट परत, मतलब जो ऊपरी जो बाहर की साइड जो परत रहेगी और जो अधिक क्लियर रहेगी, जो मतलब अधिक जो स्पष्ट रहेगी, वो वाली लेयर। एंड सेकंड है प्रतिवेश तथा सहयोगी परत, मतलब जिसमें हमको किसी का सहयोग मिलेगा, वो वाली लेयर। तो इसको हम भी अच्छे से कर लेते हैं। तो फर्स्ट है ऊपरी तथा अधिक स्पष्ट परत। दुर्गानंद सिन्हा ने क्या कहा कि इस पारिस्थितिक मॉडल के अनुसार ऊपर की अधिक स्पष्ट दिखने वाली परत घर, स्कूल तथा साथियों के प्रभाव सम्मानित होती है। मतलब कि जो ऊपर वाली जो परत है वो उसमें क्या क्या आएगा, जैसे घर, स्कूल व साथी, स्कूल के जैसे फ्रेंड्स हो गए, वो सब इसमें आएंगे। इस परत में आने वाले सभी घटक बच्चे के निकटतम होते हैं। मतलब जो भी घटक हैं या जो भी जहाँ पे फैक्टर्स हैं वो सभी बच्चे के रिलेटिव्स होंगे, जो उसके नज़दीक रहने वाले होंगे तथा उसके विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। मतलब क्योंकि बच्चे के साथ रहेंगे तो वो डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे बच्चे के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें, जैसे परिवार हो गए, फैमिली हो गई, टीचर्स हो गए, एंड यूज़ ऑफ इंटरनेट, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट का आपको यूज़ पता ही है कि डे टू डे बढ़ता जा रहा है। और बच्चे भी इसी चीज़ से मतलब दूर नहीं है, बच्चे भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं डे टू डे बहुत ज़्यादा। तो मतलब ये बच्चे पे डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये सब हमारा ऊपरी तथा अधिक स्पष्ट परत में ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए प्रतिवेश तथा सहयोगी परत। सिन्हा के पारिस्थितिक प्रतिमान के अनुसार प्रतिवेश तथा सहयोगी परत में भौगोलिक तथा भौतिक पर्यावरण, मतलब कि जो भौगोलिक जो जोग्राफिकल जो एरिया है हमारे आसपास का, और भौतिक जो एनवायरनमेंट है हमारा वो, एंड संस्थानिक घटक जैसे कि जाति, वर्ग, समुदाय आदि से जुड़े सारे संसाधन जो होते हैं, जो कि सारे रिसोर्सेज होते हैं, वो सभी इससे में आ जाएंगे। जैसे कि हमारे कास्ट, हमारे सोसाइटी, हमारा समाज, सारी चीज़ें इसी में आ जाएगी, जिसका इस्तेमाल व्यक्ति अपनी हैसियत के हिसाब से करता है। यदि आपको पता होगा यदि किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो वो अच्छी सोसाइटी में रहता है, तो मतलब वो अपनी हैसियत के हिसाब से रहता है, और वो अपनी कि वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो अपना रहन सहन बनाता है। बच्चे के विकास पर इनका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। मतलब कि ये इनडायरेक्ट यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं। प्रतिवेश तथा सहयोगी जो ये घटक होते हैं ये बच्चे के विकास पे इनडायरेक्ट वे से अपना प्रभाव डालते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो आज हमने किया है मानव विकास का परिचय, जिसमें हमने टोटल 2 सिद्धांत पढ़े हैं। तुमने पढ़ा था कोटलेविन का जीवन दायरा सिद्धांत, दूसरा हमने किया दुर्गानंद सिन्हा का पारिस्थितिक मॉडल। तो आज हमने किया है मानव विकास का परिचय। मैंने आपको बताया था। एक बार हम थोड़ा सा स्पीडली इसको रिकैप कर लेते हैं कि मानव विकास क्या होता है।
तो मानव विकास वही मैंने आपको बताया था कि गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक का जो विकास की जो पूरी प्रोसेस होती है वही मानव विकास के अंतर्गत आ जाती है। और जो मानव विकास की जो शाखा है इसकी स्थापना ऐसे साइंटिस्ट ने की थी जो कि मानव जाति पर अध्ययन कर रहे थे, जैसे कि जीन पियाजे जो थे उन्होंने अपने खुद के बच्चों पे ही बारीकी से अध्ययन किया था। देन उसके बाद ही उन्होंने हमको कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। फिर हमने की यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं विकासात्मक साइकोलॉजी में, तो ये हमने की थी। यहाँ पे टोटल तीन प्रॉब्लम्स आती हैं, आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की समस्या, सतत तथा असतत विकास, स्थिरता और परिवर्तन। फिर हमने किया यहाँ पे डेवलपमेंट फॉर लाइफ, क्या होता है कि जीवन पर्यंत वही की जो विकास क्रम पूरे जीवन भर चलता है वही हमारा जीवन पर्यंत विकास होता है। उसके बाद हमने इसके सिद्धांत पढ़े थे जो कि पॉल बी बैलेट्स ने दिए थे, जो कि जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पे सिद्धांत दिए थे विकास के। तो ये हमने किए थे। यहाँ पे टोटली देखिए आप, टोटल यहाँ पे 6 सिद्धांत थे कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, विकास बहुआयामी होता है, विकास बहुदिशात्मक होता है, विकास लचीला होता है, विकास बहुविषय होता है, विकास प्रासंगिक होता है। तो हमने देखा था यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताएं कि जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो उसमें उसके ऊपर किसका इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें हेरिडिटरी का और एनवायरनमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पीछे, तो हमने ये पढ़ा था। तो देन हमने जो हमारे ये पर्यावरणीय कारक थे इसके अंतर्गत ही हमारे ये वाले दोनों सिद्धांत आएंगे, जो कि हमने फर्स्ट किया था हमने कूर्ट लेविन का जीवन दायरा सिद्धांत या फिर फील्ड थ्योरी, जिसमें हमने देखा था कि जो अधिगम होता है वो व्यक्ति व वातावरण की अंतःक्रिया का ही वो प्रतिफल होता है, जिसको यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्मूले के बेसिस से हमको समझाया था कि L इंटू एफ इंटू पी इंटू ई, मतलब कि जो लर्निंग होती है वो फील्ड और मतलब कि जो पर्सन होता है वो एनवायरनमेंट होता है, इन तीनों की जो प्रोसेस होती है, मतलब ये जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तभी यहाँ पे हमको लर्निंग आएगी या हम लर्निंग सीख पाएंगे। ये थे कूर्ट लेविन। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 3 सब तोड़ दिए थे, मैंने आपको बताया था। एक फर्स्ट था यहाँ पे क्षेत्रीय जीवन दायरा मतलब कि फील्ड, सदिशाकर्षण, और थर्ड था हमारा तल रूप। देन उसके बाद हमने किया था दुर्गानंद सिन्हा का इकोलॉजिकल मॉडल, जो कि उन्होंने दिया था 1977 में। जो ये वाला मॉडल है ये बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। ये थे हमारे दुर्गानंद सिन्हा। इन्होंने जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं उनको इन्होंने यहाँ पे हमको 2 लेयर्स में समझाया था। फर्स्ट थी ऊपरी और अधिक स्पष्ट परत जो थी, और सेकंड थी हमारे प्रतिवेश तथा सहयोगी परत। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि ऊपरी वाले परत में आएंगे घर, स्कूल, साथी, जो कि बच्चे के विकास को जो डायरेक्ट इफेक्ट डालेंगे। इसके अलावा जो हमारा सेकंड था प्रतिवेश तथा सहयोगी परत, इसमें जैसे कि हमारी जाति, वर्ग, समुदाय, हमारे ये सब चीज़ें आएंगी और जो कि बच्चे को इनडायरेक्ट वे से वो बच्चे को इफेक्ट करेंगी। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। मैंने यहाँ पे कोशिश की है इन शॉर्ट में लिखने की और साथ साथ में कंसेप्ट को भी यहाँ पे कवर अप करने की। तो आई होप कि आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल रहे। यदि आपके लिए कंटेंट हेल्पफुल रहा हो, आपके लिए यदि आपकी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।